हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए लेक्चर 5 लाया हूं, जो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो हमारा क्या है? मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जो कक्षा 10वीं में पूछे जाते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है, क्या है नाम? वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली, जो बिहार बोर्ड 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी बोर्ड की बात कर लो, अगर आप क्लास 10th में हो तो ये बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको पता ही है कि पहला चैप्टर क्या होता है? वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली। आप एनसीईआरटी की बात कर लो, सीबीएसई के बोर्ड की बात कर लो, या यूपी बोर्ड की बात कर लो, या बीएसईबी, जिसको बिहार बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी पहले क्या बता चुका हूँ? पहले मैं बता चुका हूँ जो बिहार बोर्ड मैथ का जो 10वीं बोर्ड होता है, कक्षा 10वीं बोर्ड, तो उसके लिए मैं सबसे पहला लेक्चर में बना रखा हूँ सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या है मैथ का, ठीक है, इसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं बता रखा हूँ। दूसरा में मैं क्या बता रखा हूँ? दूसरा में बेसिक बता रखा हूँ कि बेसिक में मतलब क्या कि परिभाषा क्या होता है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, बहुत सारी संख्या होती है, उनका परिभाषा बता चुका हूँ। और जैसे भी, और साथ में क्या बता चुका हूँ? इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बता चुका हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता चुका हूँ, और फार्मूला भी बता चुका हूँ कि कौन से फार्मूला बहुत ज़रूरी है हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, और तीसरे लेक्चर में मैं क्या बता चुका हूँ? तीसरे लेक्चर में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन मुझे मिलता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो वो तरीका बता चुका हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर। चौथा लेक्चर भी हमारा क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये हमारा 2 लेक्चर 3 और 4 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और 5वां लेक्चर आज लेके आया हूँ। तो 5वां लेक्चर में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि अब बोर्ड में क्या हो गए हैं कि 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और 50% क्या पूछते हैं? सब्जेक्टिव। तो आपको पता है बिहार बोर्ड में कितने आते हैं क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, जो सही गलत का चिन्ह लगाना होता है, जो सही है उसमें करेक्ट टिक लगाना रहता है, और हमको क्या करना पड़ता है? बबल भरना पड़ता है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको कितने बनाने रहते हैं? 50। अगर 50 का 50 अगर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 50। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होता है। तो आप समझ लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हमारा क्या करता है? नंबर को क्या करता है? इंक्रीज करता है, परसेंटेज हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरा पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, तब ये लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। तो वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली का क्वेश्चन है, और ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आपको पता है ये बेसिक मैथमेटिक्स एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप किसी भी यूपीएससी बात कर लो, या बीपीएससी की, या यूपीपीएससी, या एनटीपीसी, या रेलवे, या ग्रुप डी, या बैंकिंग एक्सेट्रा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें मैथ पूछे ही जाते हैं, लगभग मैथ बहुत कंपलसरी है। और साथ में वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं इसे क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं में। ये हमारा मैथ का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? तो हम आपको बता चुके हैं लेक्चर 2 में बेसिक कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले। मतलब यहाँ पर क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? पूर्ण रूप से ना निकले, पूर्ण रूप से ना निकले, पूर्ण रूप से ना निकले, उसे क्या कहते हैं? अपरमेय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किसका वर्गमूल आपका निकल रहा है?
अब देखिए 2 माइनस रूट 3 है, तो रूट 3 है तो आपको पता ही है 3 का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। तो हमें अपरिमेय संख्या पहचानना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो आप, रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है? रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। अब बात कर लो ऑप्शन सी का, सी में क्या है? रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा, क्योंकि 2 रूट 3 बट्टा रूट 3 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका सिर्फ 2 ही बचेगा, तो 2 तो आपका परिमेय संख्या है। और डी की बात कर लो तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? रूट 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3। तो देखिए इसका भी वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका भी वर्गमूल निकल जा रहा है, और ये तो परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि ये कट जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो किसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है? 2 माइनस रूट 3 का। तो ये आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए अपरिमेय संख्या को मैं बता चुका हूँ लेक्चर 2 में, उसी तरह परिमेय संख्या का भी परिभाषा बता चुका हूँ। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? इसका वर्गमूल क्या होगा? पूर्ण रूप से क्या करेगा? निकल जाएगा। वर्गमूल पूर्ण रूप से लिख देता हूँ, आप भी लिख लिया करो, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। ठीक है, पूर्ण रूप से निकल जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। या बुक में आपका क्या मिलेगा? किताब में क्या होगा? P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0, P बटा Q के रूप में। ये भी आपका डिफिनीशन सही है और ये भी आपका डिफिनीशन सही है। ये इसलिए मैंने बताया कि अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो आप इसमें 2 माइनस रूट 3, इसका तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। अब रूट 5 की बात करो तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या। रूट 6 की बात करो तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर बात करो रूट 2 रूट 3 बट्टा रूट 3 है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 2। तो 2 बच जाएगा, तो 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कोई जल्दीबाजी में क्या करता है कि क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो चलो अपरिमेय संख्या में टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है? परिमेय संख्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। तब देखो परिमेय संख्या, ये पाई तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है पाई। रूट 5, इसका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, तो ये सिंपल में अपरिमेय संख्या। 80 में आ जाओ, 2 रूट 3 बट्टा में रूट 2 है, तो ये भी रूट 2 में है और ये रूट 3 में है, तो ये तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो ये भी आपका क्या है? इसका वर्गमूल नहीं निकाला है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। A B C तीनों के तीनों अपरिमेय है, तो डेफिनेटली ये आपका क्या होगा? ये आपका परिमेय संख्या होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आप बना के देख लो। रूट 75 का क्या निकाल लो? वर्गमूल निकाल लो। रूट 48 का वर्गमूल निकाल लो। आप रूट 75 को सिंपल में ऐसे लिख सकते हो, जैसे 3 है बटा रूट क्या है? 48 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 रूट अंडर, इसको आप चाहो इसको सिंपल इसको बना लिया करो क्वेश्चन को, कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, किधर गई हो? तो इसको सिंपल में बना लिया करो। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 25 × 75, यानी कि 25 गुने 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद इसको 48 को रूट अंदर इसको क्या लिख सकते हैं? 48 को 16 गुने 3। ठीक है, तो अब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा? रूट 25 गुने रूट क्या होगा? 3 बटा क्या हो जाएगा? रूट 16 का क्या? रूट 16 गुने रूट 3। अब देखिए ये रूट से ये रूट आपका क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या?
3√25 का क्या होगा 5 होगा, और 16 का क्या होगा 4 होगा। तो क्या हो गया, ये अब कोई संख्या रूट में है नहीं, तो ये आपका क्या है परिमेय संख्या। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि आपको पता करना है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या करते हैं स्टूडेंट कि हमको क्या क्वेश्चन में दिया है परिमेय, तब परिमेय देख लेते हैं और टिक लगा के चले आते हैं। तो ये नहीं, हमको अपरिमेय ढूंढना है। तो देखिए 4, इसमें तो कोई रूट ही नहीं है, तो ये सिंपल में परिमेय संख्या है। 25 का 5 होगा, ये भी क्या होगा परिमेय संख्या। अब देखिए 2√3/√7, तो ये तो कटेगा ही नहीं और नहीं इसका वर्गमूल निकलेगा, तो यही सिंपल में क्या हो गया अपरिमेय संख्या, यही आंसर हो गया। अब बाकी चेक करने की क्या ज़रूरत है, जब आपका आंसर मिल गया तो टाइम लॉस है, तो इसलिए चेक नहीं करते हैं, जो आंसर मिल गया वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, पहले ही बता चुका हूँ अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए। और देखिए अपरिमेय में क्या होता है, पाई हमेशा हमारा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, ये आप याद करके रखिएगा। पाई आपका हमेशा अपरिमेय संख्या है। ये 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 144 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2 बचेगा। तो ये पाई हमेशा आपका क्या है अपरिमेय संख्या। और 22/7 जब आएगा ना, तो ये आपका हमेशा क्या होता है, ये हमेशा आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। पाई अगर सिंपल में लिखा जाए तो ये परिमेय संख्या होगा, 22/7 लिखा जाए तो ये परिमेय संख्या, और अब पाई सिर्फ लिखा रहे तो ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, कौन है इसमें से निम्नलिखित में परिमेय संख्या। अभी बताया मैंने कि 22/7 हमेशा आपका क्या होता है परिमेय संख्या होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी चेक करने की क्या ज़रूरत है, जब आपका आंसर ही मिल गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सोचने की बात है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। भाज्य बराबर भाज्य ए है और भाज्य क्या है बी के लिए, ए बराबर BQ + R में आर के लिए कौन सा सत्य है, ये चारों में कौन सा सत्य है। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था उसी वक्त मैं आपको बता चुका था, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल को Q, शेष को क्या बोलते हैं R, और भाजक को क्या बोलते हैं B, और भाज्य को क्या बोलते हैं A। ये आपका क्या है भाज्य है, ये याद रखिए। ये आपका क्या है यहाँ R, ये आपका शेष है, ठीक है। और ये Q आपका क्या है भागफल है, ठीक है। और ये आपका क्या है भाजक है B, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है, तो R के लिए R यहाँ पर लिख दीजिए। शेष क्या होता है, शेष 0 से आपका क्या होता है बड़ा होता है, या शेष हमारा 0 भी आता है तो 0 के बराबर भी होगा। और देखिए यहाँ B का कॉम्बिनेशन है, सभी में क्या है B है, तो B से हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा B हमारा क्या होगा R से क्या होगा R से हमेशा बड़ा होगा, और B हमेशा आपका R क्या B हमेशा आपका R से बड़ा होगा, और R हमेशा B से क्या होगा छोटा होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर बराबर होगा तो वो सिंपल कट जाएगा ना भागफल, अगर B से भाग देंगे तो, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का किस क्वेश्चन का आंसर, इसमें देखिए कौन मैच कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है आपका D आंसर मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन में देखिए भाग लेमा ए बराबर क्या है BQ + R में Q बराबर 0 तब होगा जब, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भाग लेमा बराबर ए बराबर क्या है BQ + R में Q बराबर 0 कब होगा, Q बराबर 0 यानी भागफल आपका 0 कब होगा, भागफल आपका 0 कब होगा जब B आपका क्या होगा, जब B आपका ग्रेटर देन A होगा, जब B आपका क्या होगा ग्रेटर देन A होगा, तो आपका C आंसर हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि देखिए या इसको क्या बोलते हैं भागफल को क्यू, इसको क्या बोलते हैं ए, भाजक को ये आपका भाजक है और शेष आता है आर बोलते हैं। तो आर ये क्यू आपका जीरो कब होगा, क्यू जीरो कब होगा जब बी आपका क्या होगा ए से बड़ा होगा, तभी हमारा क्यू जीरो होगा। क्यों बी हमारा बड़ा होगा तभी तो हम किसी संख्या में, जैसे हम यहाँ पर के 4 है, ठीक है 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो यहाँ पे क्या देते हैं, जीरो देते हैं, तब तो यहाँ पे दशमलव और जीरो देते हैं तभी तो ये कटता है। इसीलिए बी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 तब होगा जब। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पूछिए, देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, क्यू हमारा कब 0 होगा, इस क्वेश्चन में क्या है, आर कब 0 होगा। तो आर कब 0 होगा, जब बी हमारा क्या होगा, ए से विभाजित करे। बी ए जो क्वेश्चन में बी है ना, हम ए से विभाजित करें। सिंपल में देख लो आप, ये क्या है आपका ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है क्यू है, ये क्या है आर है शेष, ठीक है। अब देखिए हमारा कह रहा है आर 0 होगा। आर कब 0 होगा, जब बी से इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभाजित कर ले। तो उसी पे क्या हो जाएगा आंसर आपका सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, हर एक बेसिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर यदि मसा 392 3216 है और 8 है तो लसा क्या हो जाएगा। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, मसा गुने लसा बराबर क्या होता है, ए गुने बी होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मसा आपका कितना दिया है 8, ठीक है, तो ये 8 हो गया, गुने लसा नहीं दिया है तो इसको क्या मान लेंगे, y बराबर। अब ए गुने बी, तो यही ना आपका मौसम में जो क्या है, ये ए होता है 392 और ये क्या होगा, बी होगा 3216। तो क्या हो जाएगा 392 गुने 3216, ठीक है। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 392 गुने 3216 बटा 8। जब इसको काटेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए काट के देखते हैं हम लोग कि आंसर इसका क्या होगा। तो आप काट के देख लो, ये 8 से बिल्कुल कटेगा कि नहीं, यहाँ पर देखो काटो 8 से, तो ये 8 से बिल्कुल कटेगा। 8 चौका 32 और 8 दूना 16, ठीक है। अब 392 गुने क्या होगा 402 में जब आप गुना करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 7 5 8 4, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो ए नंबर मैच कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं सब्जेक्टिव बना के ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप कितना अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही दिया, उसमें क्या था, हमको लसन निकालना था, लेकिन इसमें क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, मसा गुने लसा बराबर क्या होता है, ए गुने बी, ठीक क्या। तो हमको मसा निकालना है, तो मसा y मान लीजिए, और लसा हमारा क्या दिया है 8 दिया है, बराबर ए 300 यहाँ पर क्या है 6 है, और बी आपका 657 है। तो क्या होगा 306 गुने क्या है 657। तो हमको y निकलना है ना, तो y बराबर क्या होगा 306 गुने 657 बट्टा क्या हो जाएगा 8। तो आप इसको काटेंगे तो आपका 9 आंसर आएगा। अब 9 किस में मैच कर रहा है, तो ए में, तो ये आपका क्या हो गया ए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है तो संख्या का गुणनफल होगा। आपको पता ही है मसा, ये फार्मूला याद करके रखेंगे, मसा गुने लसा बराबर क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल,
ठीक है, ये आप याद करके रखो, ठीक है। गुणनफल उसी को क्या बोलते हैं, ए गुने बी, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा और लसा दिया हुआ है। तो मौसा और लसा दिया हुआ है क्या है 25 गुने, और लसा क्या दिया हुआ है 50। तो हमको क्या करना है, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, यानी कि ए गुने बी निकालना है। तो ए गुने बी को हम क्या मान लेते हैं वाई। तो वाई बराबर क्या होगा, इसमें गुना कर दीजिए तो क्या होगा 25 में 50 से गुना करेंगे तो 50 25 2 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर 1250। यहाँ पर आपका कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, इसमें से आपको 1250 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है, कभी कभी ऑप्शन गलत आ जाता है। तो चलिए ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि चारों में ऑप्शन नहीं आया तो चलो ये क्वेश्चन मतलब सही है कि गलत है, आपके दिमाग में आएगा। कभी कभी क्वेश्चन गलत भी रहता है, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो आप सही तरीके से बनाएंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या है। अधिकतम घातांक, घातांक का मतलब क्या होता है 3 का पावर। ये पावर क्या है, पावर को ही हम क्या बोलते हैं घातांक। तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या 3800 क्या है 25, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो आप। तो देखिए 3 से लगाओ, 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आ गया, तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 कट गया। अब देखो फिर 3 से लगाओ तो 3 चौका 12, 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, अब आपका क्या कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 अट्ठे 40 आ गया, 2 तो 50 25। अब किससे कटेगा 5 से ही, 17 पचे 85 होता है। अब किससे कटेगा 17 से, एक मरतबे, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है, घातांक पूछ रहा है 3 का घातांक। तो 3 का घातांक क्या होगा, कितने 3 है 1 2, तो 2, तो घातांक आपका क्या हो जाएगा 2। यही आंसर हो गया, ए में आ गया आंसर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं यदि मस ए बी बराबर है। अब देखिए मैं पहले ही आपको सेकेंड लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब दो संख्या दिया रहता है, दोनों संख्या के बीच में हमारा क्या होता है मसा आपका क्या होगा 1 आना चाहिए, 1 के बराबर। ये आपका ए बी क्या है, दो संख्या है, दोनों संख्या के बीच में अगर मसा 1 आता है तो वही हमारा क्या होता है असहभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए एक कौन सा आंसर है, ये है बी। तो ये बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। -1 नहीं होगा, माइनस में नहीं आता, ठीक है, ये प्लस में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो अभी मैंने बताया दो संख्या दिया रहता है तो हमारा मसा क्या आना चाहिए, दोनों के बीच में 1 आना चाहिए। अब देखिए दोनों के बीच में किसका मसा 1 के बराबर होगा, वो हमारा क्या होगा सअभाज्य होगा। तो चलिए देखते हैं, जब ये दोनों का मसा निकालेंगे ना तो आपका पता है कौन सा आंसर होगा, बी आपका क्या होगा आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा जब आप इसका मसा निकालेंगे, ठीक है। 9 और क्या करते हैं 16 में आप क्या करेंगे मसा निकालेंगे, इस तरह मसा निकालते जाएंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या ऑलरेडी बता चुका हूँ, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तब देखिए गिनती की संख्या कौन कौन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तब देखिए 1 2 3 4 ये वाला क्या है आपका, ये आपका प्राकृतिक संख्या है, तो ये बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पहले 0 लगा है तो ये 0 क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये आपका क्या है प्राकृतिक संख्या, अभी मैंने बताया, ठीक है।
गिनती की संख्या को। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये आपका कौन सी संख्या है? ये आपका बताओ आप, ये आपका सम संख्या है। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दो से पूरी पूरी क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो दो से विभाजित है कि नहीं? अब ये बताओ ये कौन सा संख्या है? तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या। तो आपको याद करना होगा, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल एक अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद करना होगा। ठीक है, आपको जो ऑलरेडी लेक्चर 2 में मैं बता चुका हूँ। चलिए तीसरा, निम्नलिखित में कौन सम संख्या है? अब मैं अभी बताया सम संख्या किसे बोलते हैं? जो दो से पूरी पूरी क्या हो? विभाजित हो जाए। तो यही ना, दो से सभी विभाजित हो जा रहा है कि नहीं? तो आंसर आपका क्या होगा? सी। अब देखिए कौन पूर्ण संख्या निम्नलिखित में? पूर्ण संख्या अभी बताया गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर, तो यही ना है आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 है 1, क्या है? परमेय संख्या होगा या अपरमेय होगा या प्राकृत होगा या इनमें से कोई नहीं? तो √3 क्या है? इसका वर्गमूल निकल रहा है? नहीं ना। तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अपरमेय संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 5 + 3 √4 है, तो क्या होगा? इसका अब निकाल लो परमेय अपरमेय प्राकृत संख्या, तो आपको पता ही है। तो ये 5 + 3 √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो वर्गमूल क्या है? निकल गया ना। तो वर्गमूल निकल गया तो ये हमारा क्या होगा? परमेय संख्या। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 - 7 √3 है 1, क्या है? 5 - 7 √3, तो देखो आप यहाँ पर क्या है? √3 है, तो √3 का वर्गमूल निकलेगा कम्प्लीटली? नहीं निकलेगा। तो हमारा क्या है? अपरमेय संख्या होगा। तो ये बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 √3, फिर √3 आ गया, तो अब सिंपल में क्या है? इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक है, बी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 625 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 625 का? तो 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लो आप। तो करोगे तो कितना होगा? 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। ठीक है, अब देखो फिर ये 5 से बिल्कुल लग जाएगा, 5 दूना 10, 50 25। अब देखो ये फिर 5 से बिल्कुल लग जाएगा, 5 का 5। अब देखो 5 से बिल्कुल, तो क्या आया? 5 के पावर कितने हैं? 4, तो ये 5 के पावर 4 आ गया। अब बताओ इसमें से कौन मैच कर रहा है? तो आपका ए मैच कर रहा है, 5 के पावर 4 है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। यही अभाज्य गुणनखंड होगा, ये पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, फिर वही क्वेश्चन, 1080 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 1080 का क्या कर लो आप? अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, तो आप 2 से लगाओगे तो क्या होगा? 2 पंचे 10, 2 चौका 8, ये 0 हो गया। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, बिल्कुल। अब किससे लगेगा? ये 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया, तो 3 पचे 15, बिल्कुल कट गया। अब क्या? अब देखो अब यहाँ पर 3 से बिल्कुल कटेगा, 15 तिया 45, फिर 3 से बिल्कुल कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। अब देख लो 1080 का क्या? 5 दूना 10, 5 चौका 8, 0, 2 दूना 4, 4, 2 सत्ते 14, 0। अब देखो अब 3 के पावर कितना है? सॉरी पहले 2 के पावर कितना है? अब देखो कितने 2 बार है? 1 2 3, तो 2 के पावर क्या आ गया? 3 गुने। अब 3 कितनी बार है? 1 2 3, तो ये 2 भी आपका 3 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 5 हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये किस में है? किस में मैच कर रहा है? 2 के पावर 3, बिल्कुल इसमें है 2 के पावर 3। 5 के पावर 3 नहीं, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होगा 3 का पावर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, और गुने क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया आप हमसे,
चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर में ए 72 है बी 9 है तो आर बताओ। तो आपको तो सिंपल में फार्मूला दे रखा है, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। हमको आर बताना है। ए हमारा क्या है 72 है और बी हमारा क्या है 9 है। हमको क्यू और आर निकालना है। तो क्यू और आर निकालने के लिए सिंपल में क्या कर दो, भाग कर दो ना। ये हमारा ये होता है, ये हमारा बी होता है, ये हमारा क्या होता है क्यू होता है और नीचे हमारा आर होता है। तो ये है क्या है, ये हमारा क्या है 72 है और बी क्या है 9 है। तो भाग करो तो 9 8 72 कटा ना, तो देखो 0। तो हमारा आर क्या आ रहा है, आर हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। हमसे आर ही पूछ रहा है तो आर 0 आ रहा है, तो 0 किस में है सी में है। तो आपका सी क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो ए क्या होगा। तो सिंपल में फार्मूला पहले आप लिख लो, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए कितना दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है। बी हमारा क्या दिया हुआ है, बी हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्यू हमारा 5 दिया हुआ है और आर हमारा कितना दिया हुआ है 1। ये ए नहीं दिया है तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स बराबर अब देखो 5 चौका 20 अब प्लस 1 क्या है 21। तो आंसर क्या हो जाएगा 21। ये आपका ए आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक नहीं। आंसर इसमें आपका फिर मैच नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया 21 आ गया। यहाँ भी मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर ये 21 है, ठीक है, ये 21 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आप ऐसे बनाओ, पूरा मेथड के साथ बनाओगे तो आपको आंसर मैच करेगा। क्वेश्चन का आंसर भी कभी कभी क्या देता है रॉन्ग। आप अच्छे तरीके से बनाओ, बिल्कुल आपका सही होगा। आपके एग्जाम हॉल में भी अगर क्वेश्चन मैच नहीं करते हैं ना, आपका मेथड सही होता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, मैच नहीं करता है, तो भी उसमें कोई ना कोई टिक लगा देते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपका नंबर वहाँ से मिल जाता है, वहाँ से गलत हुआ है, यहाँ से आप नहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया। चलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर में ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो हमें क्यू और आर बताना है। तो ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए हमारा दिया हुआ है 10, बी हमारा क्या दिया हुआ है 3, हमको क्यू और आर निकालना है। तो सिंपल में फिर आप भाग कर दो ना। ये क्या होता है, ये आपका बी होता है, बी दिया हुआ है। एक ये आपका क्या होता है, ये ए होता है। तो अब 3 3 क्या करोगे 9, तो 10 में से गया 1, तो आपका आर ये हो गया, ये आपका क्या हो गया क्यू हो गया। तो आर क्यू तो पूछ ही रहा है, ठीक है, क्यू और आर। तो क्यू आपका क्या हो गया 3 आ गया क्यू और आर क्या हो गया 1। अब 3 1 किस में है, देखो आप बी, आंसर मैच किया ना, तो ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। यदि मस ए बी गुने लस ए बी तो क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी, ये आपका डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप सोचेंगे ये माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, माइनस मत लगा देना आप। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक से पढ़ना और ध्यान से क्वेश्चन का आंसर में टिक लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसी संख्या न तो अभाज्य है न तो यौगिक है, वो संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल एक या अपने आप से कटे, उस संख्या को अभाज्य बोलते हैं। तो हम उसका जैसे क्या होता है 2 3 5, ये जो केवल एक से या अपने आप से कट रहा है कि नहीं, ये केवल एक से या अपने आप से कट रहा है कि नहीं, ये भी, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। यौगिक संख्या को हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, जो केवल एक या अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए तो क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका यौगिक या भाज्य बोलते हैं, ये आपका अभाज्य है। अब इसमें क्या बोल रहा है, न तो यौगिक है न अभाज्य है। तो ये 2 तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 2 आपका क्या होता है, 2 आपका अभाज्य हो गया, 4 आपका यौगिक हो गया, एक न तो क्या है भाज्य है न अभाज्य है। तो सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो
सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। अभी मैंने बता रखा, ठीक है। और सम संख्या क्या होता है? 2 से ही चालू होता है ना, तो 2 हमारा क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सॉरी। अब देखो, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा? तो दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का क्या होता है? p बटा क्या होना चाहिए? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होना चाहिए। तो इसका क्या होता है? दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अब देखो इसका किस में है? अब देखो इसमें तो है ही नहीं, इसमें 5 गायब है, इसमें 2 गायब है, इसमें ये डी आपका आंसर है, डी। ये p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n है, m है ना, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 147 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 है। क्या है क्वेश्चन में? 147 बटा 2 के पावर क्या है? 2 है, गुने 5 के पावर क्या है? 7 है। इसका दशमलव प्रसार, तो अभी मैंने बताया कि p के पावर क्या होता है? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के इस फॉर्म में रहता है, तो हमारा क्या होता है? इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या आता है? शांत होता है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 2 के पावर में 5 के पावर है, तो ये हमारा क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए। सॉरी। अब देखो यहाँ पर फिर दशमलव प्रसार पूछ रहा है। अब देखो यहाँ 147 बटा क्या है? 2 के पावर 2 है, गुने 5 के पावर क्या है? 7 है, गुने 7 के पावर क्या है? 5 है। तो सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 2 5 के अलावा ये 7 आ गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही होगा। अब देखो, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मैंने अभी बताया, वैसी संख्या को बोलते हैं जो केवल 1 से या अपने आप से कट जाए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर 2 में, आप जाके लेक्चर 2 देखो, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। जो केवल 1 या अपने आप से कट रहा है, कौन कट रहा है? 23 क्या? या तो 1 से कटेगा या अपने आप से 23 से कटेगा, इसी से न कट रहा है, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो ये बी आपका आंसर हो गया। और 75 को हम देखेंगे तो 75 आपका 1 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इस सब से कट रहा है। तो हमको सिर्फ 1 से या अपने आप से कटे। 15 भी क्या है? बहुत सारी संख्या से कटेगा, 12 भी बहुत सारी संख्या से कटेगा, लेकिन आपका बी है जो केवल 1 या अपने आप से कट रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होगा? देखो आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। सबसे छोटी पहला अभाज्य संख्या क्या होता है? ये 2। और भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। यानी कि 2 और 4 का मसा हमारा कितना आएगा? तो 2 और 4 का मसा हमेशा आपका क्या होगा? 1। तो आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, कितने 2 अंकों की संख्या क्या है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित है, तो 3 के पहरा में कौन आता है? देख लो आप, 3 के पहरा में 3 दाएं 30, यही ना आता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। आपसे 2 से पूछे या 3 से पूछे या 4 से पूछे या 5 से पूछे या 6 से पूछे या 7 ले लो या 8 ले लो या 9, ठीक है, या 10 ले लो या 11 ले लो। अगर इस तरह से कोई संख्या होगा, अगर बोलेगा कि कौन संख्या विभाज्य होगा, तो देखो 2 के पहरा में कौन आता है। अगर 2 से सिर्फ पूछ रहा है तो 2 के पहरा में देखो, 3 से सिर्फ पूछ रहा है तो 3 से अगर वो कट रहा है कि नहीं, 4 से है तो 4 से वो संख्या कट रहा है कि नहीं, 5 से पूछ रहा है तो 5 से वो संख्या कट रहा है कि नहीं, 6 से पूछ रहा है तो 6 से वो संख्या कट रहा है कि नहीं। उसी तरह ये सारी संख्या जो संख्या पूछेगा उस संख्या से भाग देकर देखना। जैसे यहाँ 3 से बोल रहा है ना, तो हम 30 को 3 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 3 से कटेगा कि नहीं? 3 एकम 3,
3 एकम 3, कट गया 0 नहीं लगा तो यहाँ 0, बिल्कुल ये कट गया कि नहीं, 0 0 0 कट गया, ये कट गया ना, तो इसलिए वो क्या है 3 से आपका विभाजित है डी नंबर। उसी तरह ये सारी संख्या से अगर आएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो आप, ये 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात है। तो लसा और मसा निकालने का तरीका मैंने बता दिया था आपको, कैसे गुणनखंड के सहारे, मैं लेक्चर 3 में बता चुका हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 6 का आप निकाल लो ये गुणनखंड, तो 2 तिहाई 6, 8 का निकालो तो क्या होगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, और 2 से करो तो 2 एकम 2, इसमें 3 से करो तो 3 एकम 3। अब देखो 6 से 8 से हो गया, अब 22 से करो, 22 में करो तो ये क्या होगा 11 दूना 22, 11 एकम 11, एक से कट रहा है ना। तो अब क्या है 2 का कितना है 2 गुने 3 गुने 1। अब देखो 8 का कितना है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, और 22 का कितना है आपका, 22 का कितना आया 2 गुने 11 गुने 1। अब देखो कौन तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में कौन बराबर है, तीनों में आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो इसको कॉमन बोलते हैं। तीनों में आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो 1 आपका क्या है कॉमन है, तो आपका मसा क्या हो जाएगा, मसा जो दोनों में कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं। तो ये दोनों में तीनों में कौन कॉमन है, तीनों में जो कॉमन होता है, तो तीनों में 2 हो गया और कौन है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। और लसा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है उसको क्या लेते हैं एक बार लेते हैं, और जो तीनों में कॉमन नहीं होता है उसको भी एक बार क्या लेंगे, उसको रख के गुना करेंगे, 3 गुने 2 गुने 2, ठीक है, गुने 11। अब गुना करो 2 गुने 1 बराबर 2, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 में 11 से कर लो, 24 में 11 से आप क्या कर लो गुना करो, तो क्या होगा 24 के 24, इधर 24 के 24, तो ये 4 होगा, 4 दो क्या होगा 6, ये 2। तो हमको क्या कह रहा है लसा और मसा का अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात जो पहली संख्या पूछ रहा है ना, पहले लसा है तो लसा बटा मसा, तो यहाँ पे क्या होगा मसा, इसका अनुपात। तो लसा आपका कितना आया 264, अब मसा कितना आया आपका 2। अब इसको काटो तो 2 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो आपका क्या आया 132 बटा 1 आया ना। तो आपका अनुपात में क्या हो जाएगा 132 अनुपात, ठीक है 1। अब देखो 132 अनुपात किस में है, ये है आपका, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर पहले मसा रहता ना तो ऊपर में पहले मसा लिखेंगे, ठीक है, लेकिन मसा आपको बाद में, तब मैंने मसा लास्ट में लिखा, ठीक है, जो पहले होता है उसको पहले बटा बाद वाला, ठीक है, तब उसके बाद इसको सोल्व करके मैंने निकाला तो आंसर ये आया। इस तरह से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत VBI क्वेश्चन है, VBI इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मसा, कोई भी 2 लगातार संख्या, 1 2 की बात कर लो या 2 3 की बात कर लो या 3 4 की बात कर लो, सभी का मसा आपका क्या आएगा एक ही आएगा, सबका मसा एक ही आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय, मान लो 2 और 3 है, ठीक है, ये 2 और 3 आपका क्या है परिमेय संख्या, तो ये इसके और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो ये अनंत होगा, अनंत। ये तो रट ही लो आप, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, ठीक है, ये आपका VBI क्वेश्चन है, ठीक है, VBI। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का, तब देखो ये 2 के पावर 5 के पावर तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैंने, ठीक है। अगर P के पावर क्या होता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रहता है तो हमेशा क्या होता है वो शांत होता है। तब देखो ये तो इसमें चेक करने ऐसे ही दे के बता देंगे कि ये शांत आवृत्ति है, ठीक है। अब 40 का देखो, 40 का गुणनखंड करो 40 का, तो क्या होगा 20 दूना 40, फिर 2 से
10 दूना 20, फिर 5 से 5 दूना 10। अब देखो 2 के पावर 3 आ रहा है और 5 के पावर 1 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपका शांत होगा, ये भी शांत होगा। हमको पूछ रहा है अशांत आवृत्ति, तो अब 210 का कर लो आप, ठीक है। तो 210 का आप गुणनखंड करो तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये 3 से 3 त्याई 9 और 3 पचे 15। अब क्या होगा 5 से 5 साते 35। अब देखो 2 भी आ रहा है 2 के पावर n, गुने 3 भी आ रहा है, गुने 5 भी आ रहा है, गुने 7 भी आ रहा है, तो ये सभी आ रहा है। सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें 2, 3, 5 सब आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे आंसर मिल गया। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो अब देखो, अब सिंपल में आप निकाल लो। तो अब देखो 8 चौका अब देखो 22/7 है, तो 7 तो है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है हमारा शांत। क्यों, क्योंकि हमको 2 के पावर में या 5 के पावर में है, 2 और 5 आना चाहिए, जो कि ये है ही नहीं। इसमें देखो नीचे में 8 है, तो इसमें 8 का गुणनखंड करोगे तो सिर्फ 2 2 आएगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 2 के पावर 3 आया, और 5 के पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि कोई भी संख्या अगर कोई भी, ये मैं बता चुका हूँ आपको लेक्चर 2 में, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 होता है ना तो हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो वही 5 के पावर यहाँ पर क्या मैंने 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये 1 के बराबर है। तो हमको पूछ रहा है शांत आवृत्ति, तो यही बी हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर और 5 के पावर में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो 0.105 का p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित में कौन है। तो अब इसको तोड़ना है, तो हम ऑलरेडी बता चुके, इसको क्वेश्चन लेक्चर 2 में मैं बता चुका हूँ। 0.105 होता है ना, तो इसको हम तोड़ते कैसे हैं, दशमलव को हटाने के लिए 105। अब इधर से दाहिने से काउंट करो कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 पर 3 0 बैठा दो आप, ठीक है। अब 1000 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर लो, तो क्या होगा 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 2 दूना 4, 4 आ गया, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर ये 2 से बिल्कुल 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर ये 5 से 5 25, तो आपका क्या आ रहा है, 2 के पावर कै गो 2 है, 3 गो है 2। अब 5 भी कितने हैं, 3 गो है। अब देखो नीचे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 कौन आ रहा है, इसमें 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, ये सी आ रहा है, तो आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो 123.096 के p/q के रूप में q का रूप क्या होगा, q का रूप, तो ऐसे अभी तो मैंने दशमलव वाला बताया हूँ, उसी तरह इसको भी लिखेंगे दशमलव हटाने के लिए। तो दशमलव हटाने के लिए सिंपल में आप देख लो 123.096 बटा, अब दाहिने से देखो, दाहिने से कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3। तो अभी अभी ने 1000 का मैंने निकाला हूँ, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब देखो इसमें 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, अब देखो इसमें 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो आपका क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर इसमें जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर सब क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 2 के पावर 3 होगा और 5 के पावर 3 होगा, तब जाके ये आंसर आपका सही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 के पावर 0 नहीं, 2 के पावर 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आप क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ें, शांत नहीं है यानी कि आपसे पूछ रहा है अशांत। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। शांत नहीं है इसका मतलब अशांत पूछ रहा है। अब देखो अशांत, ये 8 क्या होगा, इसका क्या होगा, गुणनखंड करोगे तो 2 के पावर 3 आएगा,
और 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी बताए किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो क्या होता है, वो 0 के बराबर 1 के बराबर होता है। तो ये 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, तो ये तो हमारा शांत आवृत्ति कहलाता है। हमको पता करना है अशांत। अब देखो ये 15 क्या हुआ, 3 पचे 15, तो 3 गुने क्या हो जाएगा 5। अब 2 इसमें आ रहा है नहीं, और यहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या 3 आ जा रहा है, तो 3 हमारा क्या है, नहीं होगा, जो कि ये हमारा अशांत होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। अब बाकी चेक करने की क्या ज़रूरत है, टाइम क्यों व्यर्थ करना, ठीक है, ये आपका टाइम पास करेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है, यानी कि इसका भी क्या चुनना है, अशांत, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए, शांत नहीं है। अब देखिए 2 के पावर में 5 के पावर में, ये तो शांत ही हो जाएगा। ये भी 2 के पावर में 5 के पावर में, ये भी शांत ही हो जाएगा। ये भी 2 के पावर में 5 के पावर में, ये भी शांत ही हो जाएगा। लेकिन ये 2 के पावर में है और 3 के पावर में आ गया, ये अलग संख्या आ गया, तो ये अशांत होगा। तो आपका डी क्या हो गया आंसर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आप इसका निकालो, 1600 का निकालो, ठीक है, 210 का, तो 1600 का आप पहले निकाल लो ना, ठीक है। तो क्या होगा, 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से, तो 2 दूना 4, फिर 2 से, तो ये 100, फिर 2 से ये 50, और फिर क्या होगा 2 से 25, और फिर ये 2 से 50 25, सॉरी ये 5 से 50 25। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ 2 के पावर में आ रहा है और 5 के पावर में 2 आ रहा है। 2 के पावर में कितना, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो ये 2 के पावर 6 है। तो सिर्फ 2 के पावर में और 5 के पावर में आया ना, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं जब आपका आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, परमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए। तो देखिए ये 49 का तो 7 हो जाएगा, ये रूट से निकल जाए, लेकिन 101 आपका क्या हो जाएगा, रूट में रहेगा, तो ये तो रूट नहीं निकला पूरा पूर्ण रूप से, तो ये अपरमेय होगा। 32 का तो ये रूट में ही रह जाएगा 32, लेकिन 64 का निकल जाएगा, 8 टाइम 64 होता है। 81 का क्या होगा, ये 9 हो जाएगा, और बट्टा में 91 का रूट भी नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका क्या है, अपरमेय। लेकिन हमसे परमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो परमेय संख्या निकालने के लिए अब देखिए इसमें इसका निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर ये तीनों में ऑप्शन नहीं है तो आपका डेफिनेटली ये डी आंसर होगा। आप इसको काट के निकाल के देखेंगे तो आपका आंसर आएगा डी। तो चलिए ये हमारा एक से ये क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है का मतलब क्या हमको पता करना है, परिमेय। अपरमेय नहीं है इसका मतलब परमेय हमको पता करना है। तो देखिए √11 इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। √15 इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा नहीं निकलेगा। इसका देखिए इसका भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, लेकिन इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा, 3 और 4 आएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यानी कि ये भी क्या पूछ रहा है आपसे, परिमेय। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तब बनाओ, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, VVI क्वेश्चन। अब देखो कि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये तो अपरमेय होगा, ये भी अपरमेय होगा, ये भी अपरमेय होगा, लेकिन ये परमेय होगा। 3 से आपका कटेगा कि नहीं, 3 चौका 12, तो √4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये आंसर आपका क्या होगा, डी आंसर सही होगा। अब देखो निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है। आप ये क्वेश्चन परमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, आपसे पूछ रहा है अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़ो आप, तब आप उसका क्वेश्चन का आंसर दो। तो सबसे पहले याद रखना कि परमेय संख्या उसे बोलते हैं जब ये 0 दशमलव के बाद ना संख्या अलग अलग आए, उसको भी हम परमेय बोलते हैं।
जीरो दशमलव के बाद संख्या तुम्हारा अलग अलग साथ में फिर एक ही जैसा संख्या आता है तो भी वो आपका क्या आएगा, परमेय संख्या ही होगा। और कोई संख्या दशमलव के बाद एक बार आए, मतलब बार बार रिपीट होता हुआ आए, एक संख्या के बाद एक फिर से रिपीट हो, फिर से आपका 4 5 आए, फिर से 4 5 आए, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो भी वो आपका परमेय ही होगा। लेकिन अपरमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दशमलव के बाद इसमें क्या आता है, एक बार रिपीट होगा बीच वाला, फिर उसके बाद 2 बार रिपीट होगा, फिर उसके बाद 3 बार रिपीट होगा। ये मतलब संख्या बढ़ते जाएगा, 1 रिपीट होगा, 2 रिपीट होगा, 3 रिपीट होगा, यहाँ पर 2 2 2 2 4 बार आएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा ना, उस संख्या को हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। ठीक है, इसे याद कर लो आप। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, इस सब को तो छोड़ो, इसको ध्यान में रखो कि कोई भी दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होता है एक बार, उसके बाद उसके बीच में 2 बार वो संख्या आता है, फिर उसके बाद बीच में 3 बार, फिर उसके बाद बीच में 4 बार, ऐसे बढ़ते जाता है ना, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। अब देखो, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस ए बी गुने लस ए बी बट्टा ए बी बराबर है, ये तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया, फार्मूला पूछ लिया, तो ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर। क्यों आंसर वो होगा, तो आपको पता है ना फार्मूला, मस गुने लस बराबर क्या होता है, ए बी। तो ये गुना में है तो इधर आके क्या आ जाता है, भाग में, तो क्या होगा, मस गुने लस बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर। यहाँ से ये चला है ना, तो ये 1 के बराबर, तो यही आपका क्या हो गया, 1 का आंसर। तो चलिए यहाँ पर आपका 1 से मैंने 50 प्लस क्वेश्चन बताया, 50 प्लस क्वेश्चन बताया, मतलब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराया। ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, जब आप हमारा पहला लेक्चर देखेंगे सिलेबस का देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा लेक्चर आपको इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि आपका क्या है, बेसिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से याद करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके साथ साथ क्या है, फार्मूला है और परिभाषा है। ये आप देखेंगे तभी क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तीसरा में क्या है, तीसरा में मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर दिखाया हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आपको बताया हूँ, न्यूमेरिकल बनाते कैसे हैं वो क्वेश्चन मैं बताया हूँ। और चौथा लेक्चर में भी मैंने सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल बताया हूँ। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम 4 ऑप्शन में क्या करते हैं, एक टिक लगाते हैं। तो पहला जो हमारा जो चैप्टर है बिहार बोर्ड का मैट्रिक का, जो पहला मैथ का जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्या होता है, इंड होता है। पहला लेक्चर आपका इंड होता है, मतलब पहला चैप्टर, यानी कि आपके इस चैप्टर से किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब आपका क्या होगा, अब दूसरा चैप्टर चालू होगा जो बहुलक है। ठीक है, बहुलक मैं स्टार्ट करूँगा। दूसरा आपका मैट्रिक का क्या है चैप्टर, दूसरा चैप्टर है मैट्रिक का, ये बिहार बोर्ड 10th का मैथ का दूसरा मैं चैप्टर चालू करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद एक जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, पहले मैं बेसिक बताऊंगा, बहुलक का बेसिक, जैसे मैं ये लेक्चर में इंड किया हूँ इस चैप्टर का, उसी तरह मैं बेसिक बताऊंगा। उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह लेकर मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को आप दबाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी हम लेक्चर अपलोड करते हैं तो आप तक पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो
यही अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इससे मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाया करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर इन करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, और सावधानी पूर्वक अपने घर बैठकर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में इधर उधर नहीं घूमें, क्योंकि आपका सेफ्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।